फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 में, उनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और उनमें आप कैसे करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उनमें बता देता हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल, वो आपका नंबर 3 है। उसमें कुछ ना कुछ याद रखने वाला काम है, उसमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करने वाला, कुछ ना कुछ रीडिंग लेने वाला। अच्छा, हमें कब पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड सब्लाइम हो रहा है? आपके कोर्स में है ही अमोनियम क्लोराइड बेटे, और कुछ है ही नहीं बेटे। मुमताज़ अवान, मैं बैन कर दूंगा आपको। दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल और रिलीजियस डिस्कशन गोइंग ऑन। हम सीरियस नोट पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम, कल पेपर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो प्लीज़ ये स्लोगन्स जो है ये यहाँ पे मत पोस्ट कीजिए। अच्छा, आपके कोर्स में बेटे है ही अमोनियम क्लोराइड का कंपाउंड है। मैंने आपको ये बताया है कि जो डायग्राम अभी हम इस फेडरल बोर्ड वाले पेपर में है, डायग्राम जो है वो डायग्राम देख लें। उस किस्म की ही डायग्राम या तो बनी भी आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है डायग्राम ये है, कंपाउंड का नाम बताएं, या कंपाउंड का नाम बता दिया जाए और आपसे ये कहा जाए इस प्रोसेस का नाम बताएं। ठीक है। सो सब्सटेंस जो जिसकी सब्लिमेशन आपके कोर्स में है दैट इज अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा आप भी बुक में भी हैं, कोई बता सकता है कौन कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड के अलावा सब्लिमेशन किस किस की हो सकती है? अच्छा, बाइनरी में दोबारा बताता हूँ, बाइनरी दोबारा बताता हूँ। हाँ जी, आयोडीन, आयोडीन ठीक है। सब्लिमेशन की एक और एग्जांपल होगी आयोडीन, ठीक है। नेफ्थलीन भी होता है। तो ये एग्जांपल्स ही चलें, जहन में रख लें। अगर NH4Cl के अलावा कोई आएगी, एसीटोन भी होता है बिल्कुल। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो सब्लाइम होते हैं सब्सटेंसेस, उनकी आयोडीन की सब्लिमेशन हो जाती है। ये भी नोट डाउन कर लें। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, एसीटोन हो गया। बाकी फर्स्ट ईयर के कंपाउंड्स आप लिख रहे हैं उसको छोड़ दें। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनकी सब्लिमेशन, आयोडीन भी होता है, आयोडीन मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब बाइनरी कंपाउंड आप लोगों ने पूछा। बाइनरी का मतलब है बेटे, बाइनरी लफ्ज का मतलब होता है 2। बाइनरी डेटा जो 2 डिजिट्स वाला डेटा होता है। तो बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होगा? ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ 2 सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस से। अ कंपाउंड, चले ये लिख लें डेफिनेशन भी, अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड by 2 different elements only। सिर्फ 2 सब्सटेंसेस से मिलकर बनने वाला कंपाउंड जो है उसको हम एक बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। 2 डिफरेंट, याद रखना, 2 डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बनता है बाइनरी, ठीक है जी। एग्जांपल्स अभी हमने कोट कर दी। और कोई क्वेश्चन, वरना फिर दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाएं। वाटर इसकी एग्जांपल है, ठीक है, बता दिया आपको। अमोनिया इसकी एग्जांपल है, चलो लिख लें वाटर, H2O, अमोनिया। अब ये ना देखना कि इसमें 2 ही एलिमेंट्स होंगे। आप कहें H2O में तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एक एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन इसके अंदर, दूसरे एलिमेंट का नाम है इसके अंदर ऑक्सीजन, और कोई भी नहीं है, ठीक है।
इसमें एक एलिमेंट है नाइट्रोजन और दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, और कोई एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ बाइनरी कंपाउंड। आसम नहीं किया। दिस apparatus इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ बाइनरी कंपाउंड। चले बाइनरी का आ गया, मैंने ये देखा ही नहीं, सॉरी। विच वन ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कौन सा बाइनरी कंपाउंड बन रहा है। अब देखिए 2 ग्राम्स ऑफ आयरन है और सल्फर दोनों मिक्स हुए हैं, तो आयरन का आपको फॉर्मूला पता है Fe है, सल्फर का क्या है S, क्या बनेगा सब जब साथ लगाओ ना S, सल्फाइड बोलते हैं उसको, सल्फाइड, ठीक है। आयरन सल्फेट का फार्मूला होता है बेटे FeSO4, ये आयरन सल्फेट होता है, ये सल्फाइड है, ठीक है। लेकिन हमने नाम तो लिखना ही नहीं, नीचे देखिए ऑप्शंस कहीं नाम लिखा हुआ है। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसको छोड़ दें अब, ये हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा जी, एक तो ये आपको अपरेटस का यूज़ जो है ना, अपरेटस कौन कौन सा अपरेटस किस किस मकसद के लिए, तो वो एक ही प्रैक्टिकल है जिसमें ये अपरेटस, एक नहीं खैर 2 प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें अपरेटस वगैरह का आपको वो पता होना चाहिए। एक वो है जिसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उसमें अपरेटस कौन सा यूज़ होता है उसका पता होना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो अपरेटसेस हैं ये हम कब यूज़ करते हैं, इनके क्या नाम हैं। तो जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रिपेयर 100 cm3, 50 cm3, 250 cm3, 0.01 मोलर, 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन, इसमें पहली बात अपरेटसेस जो कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो यूजुअली जो अपरेटस हम यूज़ करते हैं, सबसे पहला जो अपरेटस हम यूज़ करते हैं ना वो होता है मेजरिंग फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क उसको कहते हैं, मेजरिंग फ्लास्क, या उसका दूसरा नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब यहाँ जो डायग्राम बनी हुई है ना, इसमें ये पहला वाला है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वाला। ठीक है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, बाकी ये अपरेटसेस नहीं है। अच्छा, अब इसके साथ का अभी मैं प्रैक्टिस, अभी एक और क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें ये चले उस पर बाद में जाएंगे, अभी इसका आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ये पूरा प्रैक्टिकल इसी एक क्वेश्चन के बारे में है। चेंज ये हो सकता है, आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे दे दे, इसको 250 cm3 कर दें, ये 0.01 मोलर NaOH के बजाय 0.1 मोलर NaOH कर दें, ठीक है, और ये 10.6 के बजाय कोई और नंबर लिख दें। तो नंबर्स से नहीं घबराना आपने, नंबर्स को नहीं अभी हम देख रहे, हम जस्ट वो प्रोसीजर, वो प्रोसेस देख रहे हैं जिस प्रोसेस से ये काम हो रहा है। इसका मकसद समझा देता हूँ क्या है। देखिए, आपको एक मोलैरिटी गिवन होगी, एक पहले से कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी। मैं कॉन्सेंट्रेशन का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, इससे ज़रा समझ चीज़ आ जाती है। मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन एक ही बात है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन बोलूँ मैं या मोलैरिटी बोलूँ, एक ही बात होगी। आपको कुछ कॉन्सेंट्रेशन पहले से गिवन होगी NaOH की, देखिए फ्रॉम 10.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब NaOH। तो ये आपको NaOH की 10.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी ये पहले से ये गिवन है, ये पहले से। आपने बस उसको चेंज करना है इनटू समथिंग एल्स, यानी 0.01 मोलर NaOH बनानी है और उसका वॉल्यूम 100 cm3 होना चाहिए। तो एक तो गिवन होगी, आपने उस गिवन से चेंज करनी है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो है वो चेंज कर देनी है आपने। उसके लिए क्या करेंगे आप, इस तमाम में अब नीचे इंस्ट्रक्शन वो सारी क्वेश्चन पेपर के अंदर सारी दी हुई है खुद ही। ये देखिए, ये गिवन है एटॉमिक मैसेज, ठीक है, नंबर्स नहीं मैसेज गिवन है, ठीक है। इनकी मदद से आपने कैलकुलेट करनी है सबसे पहले नंबर 1 पार्ट में मोलैरिटी ऑफ 10.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब NaOH। तो मोलैरिटी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। एक और फार्मूला होता है मोलैरिटी का एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, उसको n कह रहे तो ओवर द मोलर मास इनटू द वॉल्यूम। हम ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है जी, मोलैरिटी डिटर्मिनेशन के लिए। यानी हम नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे
सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, सॉरी mass over the molar mass into volume, yeah, mass over molar mass into the volume, because number of moles is mass over molar mass होता है. तो number of moles को मैंने replace कर दिया by this mass over the molar mass इससे. ठीक हो गया. अब ये यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, हमें ये गिवन है 10.6 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब. तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में 10.6 ग्राम्स भी गिवन है और डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम भी गिवन है, यानी हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये दोनों चीज़ें गिवन है. ठीक है, यानी ये जो 10.6 है ना, ये m ओवर v की वैल्यू है 10.6. ठीक है, हमें सिर्फ ये कैपिटल M ये कैलकुलेट करना है. कैपिटल M क्या होता है, इसका मोलर मास. तो कैपिटल M कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला देखें उसका क्या है, NaOH. तो Na उसका मास ये 23 यहाँ पे गिवन है, तो Na की जगह पे हम 23 लिख देंगे. उसके बाद लिखा हुआ है O ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे गिवन है 16, उसी जगह पे 16 लिख देंगे. H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 है तो इसकी जगह पे साथ 1 लिख देंगे. अब 23 + 16 + 1 ये कितना आता है 40. तो 40 ग्राम्स इसका मोलर मास हो गया. तो आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज इस मोलैरिटी के फार्मूला में पुट करनी है. अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, M ओवर V, और V को M के साथ, कैपिटल M के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो जो आपको 10.6 गिवन है, ये मास ओवर वॉल्यूम यानी मास पर डेसीमीटर क्यूब गिवन है, इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, इस कैपिटल M के साथ जो हम इधर 40 फाइंड आउट कर चुके हैं. तो 10.6 को आप 40 से फाइंड आउट कर लें, ये डिवाइड कर लें, तो आप ये मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक हो गया. तो मोलैरिटी जो सोल्यूशन पहले हमें गिवन थी, हमने उसकी मोलैरिटी पहले फाइंड आउट करनी है. ये उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करने का तरीका, हमने फाइंड आउट कर ली उसकी मोलैरिटी. ठीक हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको खुद ही पेपर में उसे गिवन है, लेकिन ना गिवन होता तो स्टेप्स यही हैं. पहला स्टेप में आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 जो सोल्यूशन गिवन है हमें उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं. तो ये हमने फाइंड आउट कर ली. इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा आई थिंक 0.26 आ रहा था सोल्यूशन में, चेक कर लीजिएगा प्लीज़. दूसरा फिर स्टेप क्या होता है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक मिसाल, एक एनालॉजी दी थी, पानी के अंदर आपने नमक डाला हुआ था, तो नमक ज़्यादा हो गया तो आप पानी को ज़्यादा करते हैं, यानी वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं. तो यहाँ इस सारे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है. अभी देखिए फार्मूला भी दे दी है, फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं. बाय यूजिंग योर आंसर इन पार्ट ए से आपने मोलैरिटी निकाली थी, उसको यूज़ करें. कैलकुलेट द वॉल्यूम V1 ऑफ NaOH. तो वॉल्यूम कितना यूज़ करेंगे NaOH का वो फाइंड आउट करें. तो क्या फाइंड आउट करना है ये भी बता दिया. अब बस यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आती M1 ये किसकी मोलैरिटी है, V1 ये किसका वॉल्यूम है, M2 किसका मास है और मोलैरिटी है, और V2 किसका वॉल्यूम है. मतलब 1 किसके साथ है V, और 2 मतलब जो लिखा हुआ ये किसका है. तो देखिए एक तो क्वेश्चन में इंडिकेशन दे दी, कैलकुलेट द वॉल्यूम V1 ऑफ NaOH. तो जो 1 जिसके साथ लिखा है ये सारा कुछ NaOH का है. ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ये NaOH की कैलकुलेशन है. ठीक है. अब ये वाला आपने एक थी मोलैरिटी की वैल्यू ये 0.26 और एक है जो आपने फाइंड आउट करनी है. तो मैं ऐसे करता हूं, एक है अननोन और दूसरा है नोन. एक आप पिछले पार्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं वो नोन होगी, और एक अभी आपने जो फाइंड आउट करनी है यानी जिसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो हो गया अननोन हो गया. ठीक है. अब M1 0.26 आपने पिछले पार्ट में फाइंड आउट कर लिया, तो इसकी जगह पे M1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं 0.26 लिख दिया. मल्टीप्लाई इसको करूंगा V1 से, फार्मूला पहले से मुझे गिवन है, V1 मैंने फाइंड आउट करना है तो V1 मैंने ऐसे ही लिख देना है, इक्वल टू M2. अब M2 क्या है, अब वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. M2 क्या है वो क्वेश्चन में हमें यहां स्टार्ट में देखें उसने बात बताई दी है. पर्पज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू प्रिपेयर 100 cm क्यूब ऑफ 0.01 मोलर NaOH. ये मोलैरिटी है NaOH की, ये जो हमने बनानी है सोल्यूशन उसकी मोलैरिटी है 0.01. तो ये M2 की जगह पे मैं वहां से क्वेश्चन में से देख के 0.01 लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय V2 वॉल्यूम, जो दूसरा वॉल्यूम है. दूसरा कहाँ से आएगा वो भी क्वेश्चन में उसे गिवन है 100 cm क्यूब. तो मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था ये 100 की जगह 500 250 कोई नंबर हो सकता है. तो ये नंबर आपने उठा के यहाँ पे M2 और V2 की जगह पे लिख देना है.
तो यहाँ पे अब अभी फ़िलहाल मैं 100 लिख दूंगा, ठीक है। अब शॉर्टकट, जो लोग शॉर्टकट कहते हैं, तो प्रिपेयर, जिस चीज़ का प्रिपेयर करने को कहा गया, प्रिपेयर आगे लिखा होगा 200, 100, 500, 250 cm3। ये प्रिपेयर करने वाला कोई भी नंबर यहाँ पे हुआ और वॉल्यूम हुआ, वो होगा V2, ठीक है जी। अब आगे प्रिपेयर इतने वॉल्यूम, और आगे या तो 0.1 मोलर होगा, या 0.02 मोलर होगा, या 0.05 मोलर होगा, यहाँ जो भी मोलैरिटी इसके बाद वैल्यू लिखी हुई स्टेटमेंट में वो होगी M2, वो होगी M2। तो आपको M2 और V2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही, स्टार्ट में ही वो दे देंगे। आपने क्या करना है, एक पार्ट में, एक क्वेश्चन के पार्ट में M1 फाइंड करना है। यहाँ पे M1 फाइंड आउट हो गया, ये M1 है, और एंड में जाकर आपने सिर्फ V1 फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे V1 फाइंड आउट करना होगा। तो V1 कैसे आएगा, 0.26 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो V1 इज इक्वल टू, ये होगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 100, और उसको मैं डिवाइड करूँगा 0.26 से। तो इस सब को मैं जब सॉल्व करता हूँ तो आपके पास सोल्यूशन पहले आ भी चुका होगा, ये आता है 3.84 मोलर। ये हो गया जो फेडरल बोर्ड का पेपर था, ये इसका सोल्यूशन आपके पास पहले से आया हुआ है। मैं इस तरह डिफरेंट एक पेपर आपको करवाना चाह रहा हूँ, इससे डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूँ, तो जल्दी से उनको देख लेते हैं क्योंकि एक्सटेंड होगी है काफ़ी मीटिंग, तो हमने इसको कंक्लूड भी करना है। ये देखिए जी, इसी किस्म का वो है क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ गया, अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करने वाला। सबसे पहले जल्दी से मुझे ऑपरेटर्स का नाम बता दें। वेरी गुड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस ऑपरेटर्स का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स, लेकिन डिस्टिलेशन एक सिंपल होती है, एक फ्रैक्शनल होती है। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा आपके पास। राउंड बॉटम फ्लास्क, नो, राउंड बॉटम फ्लास्क ये एक है, बिल्कुल ठीक है। ये मैं पूरे ऑपरेटर्स का नाम पूछा था, ये बीच में राउंड बॉटम फ्लास्क है, लेकिन इस पूरे कलेक्टिवली, इस पूरे ऑपरेटर्स को कहते हैं, पूरे ऑपरेटर्स का नाम होता है डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स होता है, ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एक हो गया, इसका नाम मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करें कि इसमें जो प्रोसेस है उसका नाम बताएं। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। दूसरा, इज इट फिजिकल और केमिकल, ये बताएं, ये फिजिकल है या केमिकल है। प्रोसेस का नाम यहां जो यूज हो रहा है, ठीक है जी, और ये जो चेंज आ रहा है फिजिकल है या केमिकल है। चलें अभी देखते हैं। एक आंसर आया आमना का, केमिकल है। और कोई प्रोसेस का नाम, अच्छा, डिस्टिलेशन एंड फिजिकल मेथड। तो जाहिर है अगर ये ऑपरेटर्स का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स, तो ये क्या करेगा, डिस्टिलेशन ही करेगा। तो नेम द प्रोसेस, तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास पहला आया नेम, तो डिस्टिलेशन, प्रोसेस का नाम क्या है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में दो चीज़ों को आप सेपरेट कर रहे हैं। केमिकल याद रखना, केमिकल के लिए हमेशा याद रख लो, केमिकल चेंज, केमिकल प्रोसेस ऑलवेज इन्वॉल्व्स ट्रांसफर, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जिक्र यहाँ कहीं पे भी नहीं आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन शेयर, ये सारे केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज में इलेक्ट्रॉन का होना मस्ट है। तो यहाँ ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में एक और इसकी वो है पहचान क्या है कि आपने स्टेट शुरू में यहाँ पर जो यूज़ किए थे अल्कोहल और वाटर, उनकी स्टेट थी लिक्विड, बाद में वो वेपराइज हो जाते हैं। तो ये स्टेट चेंज होना भी फिजिकल है, ठीक है। लिक्विड से वेपर का बनना भी, स्टेट चेंज होना भी फिजिकल है। इस सवाल का ये जवाब है। सवाल मैंने लिख दिया, जवाब मैंने लिख दिया। जल्दी से दूसरा सवाल लिख रहा हूँ, सवाल भी लिखे और जवाब भी। वाई इज इट इम्पोर्टेंट, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर द टेम्परेचर,
मॉनिटर टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली। इस प्रोसेस में ये काम ज़रूर करना है कि आपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है। जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है, लेकिन डिस्टिलेशन कह देंगे वो भी ठीक होगा। फ्रैक्शनल का भी अभी बताता हूँ मैं क्या फ़र्क है फ्रैक्शनल का और सिंपल डिस्टिलेशन का। अभी वो सवाल आगे आने वाला है, मैंने इसीलिए ये वर्ड अभी जानबूझ के छेड़ा नहीं है अभी इसको। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखें, वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा हुआ है, ये डायग्राम ज़रा वाजे नहीं है लेकिन ये थर्मोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। और थर्मोमीटर भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे लगा होता है। ये जहाँ पे ये जो ट्यूब है ना ये स्टार्ट होती है ना, इस ट्यूब के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे थर्मोमीटर होता है, इस जगह पे होना चाहिए। अगर थर्मोमीटर आपको लेबल करने के लिए ये है कि कहाँ थर्मोमीटर होना चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ से ट्यूब स्टार्ट होती है यहाँ पे थर्मोमीटर होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है। तो वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली, इसका जल्दी से मुझे कोई जवाब बताएगा, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। आमना लिखा है, सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड अल्कोहल इन सेपरेट फ्लास्क्स वंस दे रीच देयर बॉइलिंग पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, नहीं, हाँ ये कुछ कुछ ठीक है दानियाल, प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन बॉइलिंग पॉइंट्स, कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ ठीक है। देखिए प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, आप सेपरेट कर रहे हैं दो लिक्विड्स को। कौन कौन से लिक्विड्स हैं, एक अल्कोहल है और दूसरा वाटर है। उनको किस बेस के ऊपर सेपरेट कर रहे हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे, ठीक है। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को डिटर्मिन देख ही नहीं रहे, यानी आप स्टार्ट में टेम्परेचर जो होता है ना, इसका टेम्परेचर स्टार्ट में ना इंक्रीज़ करता है। जब आप किसी चीज़ को इस फ्लास्क को ना, राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट करना शुरू करेंगे ना, तो टेम्परेचर थर्मोमीटर बताएगा इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर कांस्टेंट जब होगा, आप उसी वक्त बता देंगे कि दोनों में से एक चीज़ यहाँ लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हुई और वो अलग हो गई, वो डिस्टिल होगी। फिर दोबारा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप कहेंगे अब ये दूसरी चीज़ आना शुरू होगी। यानी पहले इनमें से एक सब्सटेंस डिस्टिल होकर अलग हो जाएगा। तो टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले वाला डिस्टिल होकर कंप्लीट हो गया डिस्टिलेशन उसकी या नहीं हुई, ठीक है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली so we can separate the two liquids from each other on the basis of their boiling points। न्यूमेरिकल नहीं है जी, न्यूमेरिकल इसमें मैंने कोई भी नहीं कैलकुलेशन कोई भी नहीं करवाई है, ठीक है। हाँ ये ताशवीन ठीक है आंसर। नंबर 3 जल्दी से क्वेश्चन लिख लें। नंबर 3 जल्दी से, इज इट सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम जवाब दे चुके हैं, वैसे सिंपल है या फ्रैक्शनल है डिस्टिलेशन। यहां जो प्रोसेस हो रहा है सिंपल है फ्रैक्शनल है, कौन सी डिस्टिलेशन हो रही है यहां पर। तो आंसर हम पहले ही दे चुके हैं, आंसर इसका क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये इसका आंसर है, इट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन फ्रैक्शनल क्यों है, सिंपल क्यों नहीं है, तो याद रखना अगर दो सब्सटेंसेस जिनको हम डिस्टिलेशन से अलग अलग कर रहे हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से 30 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस पर हो, यानी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में जो फ़र्क है, डिफरेंस है, इट इज़ लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस अपार्ट, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो टेम्परेचर डिफरेंस तो वो सिंपल डिस्टिलेशन होती है। तो यहाँ पर याद रख लें अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 आई थिंक, और वाटर का होता है 100। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री से कम है। ये आपने लिखना नहीं है वहाँ पे, वैसे बता रहा हूँ, ये इसका आंसर सिर्फ ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बस दैट्स इट।